नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और यह है पुतिन थैंक्स मोदी, रशिया विल वोट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतने सारे दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। रूस को वेस्टर्न कंट्रीज अलग थलग करने की पूरी कोशिश की, हर तरह के सैंक्शन लगा दिए, सब कुछ किया, लेकिन रूस ने नहीं छोड़ा। चाहे लाख रूस को भारत ने छोड़ा नहीं, चाहे लाख दबाव पड़े। अब इस पर जिसकी तारीफ कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि इस पर लोगों का क्या कहना है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने तब रशिया को सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ ने रशिया को बैन किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तब उन्होंने खाम ऑयल ख़रीदा और सस्ते दामों ख़रीदा, अपना भी फ़ायदा किया और साथ रशिया को भी सपोर्ट किया। इसी वजह से शायद रशिया ने अब ये अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज़ बीन अ सक्सेस, और इस पे बारे में पाकिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है। खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि हमें भी इंडिया की तरह एक बाई पार्टीसन जो कि इम्पार्शियल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको परस्यू करना चाहिए। खान साहब तो कह रहे हैं, लेकिन खान साहब के अलावा जो भी कहते हैं, गद्दार कह दिया जाता है या उसे ये कह दिया जाता है ये तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, वो तो मसला है ना। देखिए, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि हमारी जो है वो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी हो। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये मसला है कि वो चाहते हैं कि हमने अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रखनी है और वेस्ट अलाइंड रखनी है, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा सूट करता है कि हम नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी करें। जो इस टाइम हमारी सिचुएशन जो कंडीशन है, हमें तो चाहिए, हमें जिधर से 1 रुपये का भी फ़ायदा मिलता है हम उसके साथ तल्लुकात बेहतर करें, लेकिन हम वही कर लेते हैं जी। चाइना अगर दोस्त है तो बस चाइना के साथ तल्लुकात, अगर कोई भी मतलब सऊदीया दोस्त है उसके साथ तल्लुकात, बाकी सबको साइड पे। शायद यही वजह नहीं कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। नहीं, देखिए ना, ये देखिए एक पावर डायनामिक्स होते हैं। एक राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने बुक लिखी है 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें वो लिखते हैं कि कभी भी साइड्स आप ना लें जब तक कि एब्सोल्युटली जो आपके लिए नेसेसरी नहीं हो जाता। तो देखिए ना, फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट पावर, और अगर हम वो उसके रूल लॉज ऑफ पावर को देखें तो वो कहते हैं आपने साइड लेनी नहीं है जब तक नेसेसरी ना हो जाए। तो हमारे लिए जब नेसेसरी नहीं है तो हम क्यों साइड्स लें? हैं हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है रशिया शायद हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, खान साहब के साथ तल्लुकात हैं, अभी जो हुकूमत आई है उसके साथ भी, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो रशिया खुल्लम खुल्ला अब सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। देखिए जी, रशिया के साथ तो हमारे कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो यही जाता था ना कि देखें वो 30% ऑफ पे खाम ऑयल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं कहा, अगर वो कहेंगे तो हम मान थोड़ी ना लेंगे। हम तो देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो जो रियलिटी ये है कि रशिया के साथ हमारे कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, एंड दैट इज सिंस पाकिस्तान के बनने से लेके नहीं रहे। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमने तब भी एक वो कोल्ड वॉर चल रही थी, हमने तब यूएसए को ज्वाइन कर लिया। फिर हम उसके साथ जो है मिलिट्री हमने अलाइंसेस कर लिए, डिफेंस पैक्ट्स कर लिए। उसके बाद 71 हुआ, फिर हमारा U2 उससे पहले हो गया। U2 के बाद जो 71 उन्होंने कर दिया हमारे साथ। उसके बाद हमने कोशिश की भुट्टो साहब ने कि उनके साथ थोड़े अच्छे रिलेशनशिप करें, और उसका ये नतीजा ये निकला कि चूँकि जो लॉबी है और जो इन्फ्लुएंस है यूएसए का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान में, भुट्टो साहब को निकाल दिया। जैसे कि अभी खान साहब के टाइम में भी यही कहा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे हुआ है ना, कहा नहीं जा रहा। उसके बाद 99 में एक दफ़ा गए हैं नवाज शरीफ साहब, सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ने आज तक उसको विजिट किया। उसके बाद 24 साल बाद, 23 साल बाद अब खान साहब गए हैं। तो खान साहब गए हैं तो अब दोबारा से जो वही मसला है, वही डोनाल्ड डू ने वो लेटर, जी आप उधर क्यों गए हैं, तो क्यों गए हैं। तो वो देखे ना, इतना इंडिया क्यों नहीं डरता इन चीज़ों से? इंडिया को भी पाबंदी लगाई गई थी, रोका गया था कि आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, फिर भी उसने खाम ऑयल किया और बहुत ज़्यादा लिया। देखिए, मसला ये नहीं है कि इंडिया, देखिए ना, इंडिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है यूएसए का, ना ही उधर इतना इन्फ्लुएंस रशिया का। उन्होंने खुद को इम्पार्शियल रख के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रखा है। हमने तो अपनी जो है पार्शियलिटी में इस कदर आगे चले गए हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आखिर फिर इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पा रहा? इंडिया से ही हम कोई सीख लें, इंडिया को छोड़ दें। इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारे देखने वालों को भी गुस्सा आता है, या बहुत से लोगों को गुस्सा आता है कि इंडिया की एग्जांपल क्यों दे रहा है। दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ को देख लें, हम क्यों नहीं ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना पाते? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह इंडिया क्योंकि एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो इंडिया को हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ अगर आपके दुश्मन में भी है तो उससे भी सीख लें। तो अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो हम उसको एज एन एग्जाम्पल तो कोट कर सकते हैं। तो आप देखें ना, सेकेंडली हमसाया, सबसे पहले मिसाल हमसाये की देनी चाहिए। जी बिल्कुल, और हमसाया कामयाब हमसाया, नाकाम हमसाया भी नहीं है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप देखें ना, आपने कितना इन्फ्लुएंस कर दिया है अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है आपकी,
वो इन्फ्लुएंस हो गई है, यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गई है। आप सबसे पहले उनके इन्फ्लुएंस है उसको निकालें, उसके बाद ही फिर आप कोई अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बताएं, वरना तो फिर वो आप कभी भी कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेंगे जी इसको रिमूव कर दें। और आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी पॉलिटिकल प्रॉक्सीज हैं कि वो हमारी जो कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट उनको कभी भी गिरा सकती है। तो और ऐसा हुआ भी है। अभी रिसेंटली हुआ 2-3 माह पहले, तो इसमें तो हम सब ने देखा। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बनाएंगे, लोगों के कहने बनाएंगे, तो यूएसए तो अपने लोगों के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो पाकिस्तानीज़ के लिए क्यों बनाएगा फॉरेन पॉलिसी? तो आपने जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तानीज़ के लिए बनानी है। तो ये देखिए, ये हमारे लिए आई ओपनर है, जो जो इंडिया मतलब देखें ना, वो स्टेप बाय स्टेप वो दे आर गेटिंग क्लोज टू दी परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और वो अगर ऐसा कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मसले बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल हो जाएगा। एफएटीएफ का चीफ भी वहां से बन गया, इंडियन ओरिजिन है वो जो बने हैं वो एफएटीएफ, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे सारे इंडियंस हैं। आखिर कोई तो बात है इंडियंस में। देखें जी, वो उन्होंने जो है वो अपना हार्डवर्क किया है। और आप देखें, अगर अभी पहले उनका चीफ नहीं भी था तो जो उनका एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसको तो इंडियंस ही हेड कर रहे थे। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसले बने हैं, क्योंकि वो इंडियंस हेड कर रहे थे और वो पाकिस्तान के लिए ख़ास दावत रखते थे। और जिसकी वजह से देखें ना, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह प्लान किया है कि आपकी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसमें उन्होंने अपने बंदे डाले हुए हैं। ये देखें, उसकी कितनी अच्छी मिसाल है। और हमने क्या किया, हमने बस अपने इंटरनल मैटर्स में लगे हुए। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं हर चीज़ से अग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत समझदारी भरी बातें की हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं। यही मतलब मुझे लगता है कि शोएब भाई भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग प्रैक्टिकल बातें सोचें, सिर्फ जज्बे में, जोश में या हाइपोथेसिस में न जाएं, प्रैक्टिकल बातें करें। तो इन भाई साहब ने जो भी बातें कही हैं, आप जो भी पाकिस्तानी भी अगर जो देख रहे हैं, वो आप समझिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इंडिया आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, यहां की लीडरशिप, इसमें कट्टरवाद का यहां की जनता में ना होना और हार्डवर्क करना। हम फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस क्लियर है कि बॉस हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये पाना है, और हमने उसके लिए पिछले 75 साल से काम किया है। वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आईटी हो, चाहे इंफ्रा हो, हर चीज में, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी हो। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट तो हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे, लेकिन हमें बड़ी पिक्चर देखनी है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोग भारत को डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं। वो चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हो, चाहे यहाँ का सर्विस सेक्टर हो, चाहे यहाँ के कारोबारी हो, चाहे यहाँ का एक छोटा सा आदमी हो, कोई भी हो, तो सब किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से वो इंडिया को डेवलप करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसकी सबसे ज्यादा कमी पाकिस्तानियों में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बातों को सुनकर। शोएब भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों से बातें करें, क्योंकि आपके वीडियोस पाकिस्तानी भी देखते होंगे, तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, उनका बंदा कोई बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, तो उसे सुननी चाहिए और वो सही होगी। इसलिए वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शिराज। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि रशिया ने अभी अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं, यानी रशिया चाहता है कि वो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने में मदद करे। क्या वजह समझते हैं रशिया इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है? इसकी ना दो तीन। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आई। एक्चुअली मुझे कमेंट से ध्यान आ गया, पाकिस्तानी लोगों के कमेंट से। मेरे कई वीडियोस पर लगातार ये कमेंट आते हैं कि हमने तो सोवियत संघ को तोड़ा, हमने तो अमेरिका को भगा दिया, सुपर पावर्स को हराया। तो भाई, ये जो सोच हर पाकिस्तानी के जहन में, हर नहीं मतलब मैक्सिमम पाकिस्तानियों के जहन में, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं उनमें मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, देखता रहता हूँ, तो ये है। तो क्या ये रशियंस को बात पता नहीं है कि पाकिस्तानी ऐसा दावा करते हैं, या पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग ऐसा दावा कर चुके हैं हमने सोवियत संघ को तोड़ दिया? ये मैसेज ये उनको भी पता है। तो उन्हें पता है कि उन्हें किस साइड में रहना है, और शुरू से साइड ले रखी है उन्होंने। इस बात को ध्यान रखिए, रशिया ने साइड ले रखी है, इंडिया ने भी साइड ले रखी है। तो रशिया और इंडिया की दोस्ती पर लाख बीच में खबरें आती हैं, पाकिस्तान से ही आती हैं कि जी देखिए दूर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। आप यकीन मानिए और देख लीजिए, उसी का नतीजा है कि रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की वकालत की है कि भारत को होना चाहिए, और आज नहीं तो कल परमानेंट मेंबरशिप भारत हासिल करेगा, चाहे चीन लाख विरोध कर ले। अब देखते रहिए क्या क्या होता है, बहुत कुछ होना बाकी है। तीन रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि ना, इंडिया क्योंकि कैपिटलिज्म है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है,
उनका 1.5 अरब उनकी आबादी है, तकरीबन 1.25 अरब। तो आप देख लें, कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क छोड़ना नहीं चाहता कि वो मार्केट छोड़े। इस बात को मैं इसलिए डिसएग्री करूंगा कि अगर अब वो आज नहीं बनी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, वो पहले से ही है, तो फिर पहले क्यों नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गए? सर, इंडिया की लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है। आप देखें, आप यूएस में जाएं, वहाँ पे जो लॉबिंग हो रही है इंडिया के हक में, इंडिया ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो अपना इमेज दिया हुआ है। अब आपको पता है इंडिया में कितनी रियासतों में मसले चल रहे हैं, मगर दुनिया में कभी वो चीज़ पोर्ट्रे नहीं होती। उनकी जो पोर्ट्रे होती है, अब उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जो वो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं वही होती है। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल पे लोग सिर्फ मूवीज़ देख के किसी चीज़ को एक्सेप्ट या डिसएक्सेप्ट? डिजिटल मीडिया का दौर है, दुनिया में लोग वही जानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। अब चीज़ें वो नहीं है कि हर बंदा ऑन ग्राउंड फैक्ट्स को जानता हो, ठीक है, बड़ा क्विक हर चीज़ सामने आती है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपके सामने एक फैक्ट्स आता है, चाहे राइट है रॉन्ग है, आप देखते हो, आप कहते हो यार ये ठीक है। सो अच्छा, अभी आपने बॉलीवुड की बात की, अभी एक मूवी आई है अनेक नाम से, आयुष्मान खुराना की मूवी है, और वो नॉर्थ ईस्ट में जो संकट पैदा हुआ था या अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है उसके ऊपर मूवी बनी है। आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज नहीं बनती हैं? हमारे यहाँ हर संकट पर मूवीज बनी हैं। अगर हमारे यहाँ टॉयलेट की प्रॉब्लम थी तो टॉयलेट पे मूवी बनी है। आप इस बात को समझिए। हमारे यहाँ फ्री मीडिया है। हम अपनी परेशानियों को छुपाते नहीं हैं, हम अपनी समस्याओं को छुपाते नहीं हैं, खुलकर बात होती है। ऐसा नहीं है कि अगर खालिस्तान का मुद्दा आप लोग हवा दे रहे हो तो उस पर हमारे यहां बात नहीं हो रही है। हो रही है, हम चर्चा करते हैं, हमारी बातें होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। हमें पता है कि कहां कहां प्रॉब्लम है। अगर हमें नक्सल्स की प्रॉब्लम है तो उस पर बात होती है, जहां बात की गुंजाइश होती है वहां पर बात की जाती है। जहां पर उनको अटैक करके खत्म करना होता है या अगर एम्बुश हुआ है उनको न्यूट्रलाइज करना है, वो भी होता है। अगर कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया हो रहा है तो कश्मीर में वहां के लोगों का दिल भी जीता जा रहा है, वहां पर डेवलपमेंट की जा रही है, और वहां पे कश्मीर में सिर्फ सफाया आतंकवादियों का हो रहा है और किसी का नहीं। जो आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हो वो बहुत गलत पोर्ट्रे है, और उसी का नतीजा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, कश्मीर की छवि बदल रही है, कश्मीर में लोग आकर देख रहे हैं, और इसीलिए वहां पर इस्लामिक कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं हजारों करोड़ रुपए की। ये इसी का नतीजा है कि दुनिया अब समझ गई है कि कश्मीर को लेकर किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व हो सकती है उस तरीके से सॉल्व की जा रही है। समझिए इस बात को। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है? इसके अलावा बड़ी रीज़न अब देखें, रशिया का जाहिर बात है यूएस इशू तो है, ठीक है, और रशिया को एक पावर चाहिए अपने साथ एज एन अलाई, ठीक, अपने साथ स्टैंड करने के लिए। तो रशिया भी एक मुल्क है, वो चाहेगा कि उसके रिलेशंस दूसरे कंट्री से अच्छे हों, मगर उस कंट्री से अच्छे हों जो कि खुद एक इकनॉमिक पावर बनने जा रही है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। अब रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3-4 मेन पावर्स हैं। तो आप इतनी तारीफ इंडिया की अगर करेंगे, देखने वाले आपको ये कहेंगे, हालांकि सच है, मैं भी ये हक है बिल्कुल, लेकिन देखने वाले ये कहते हैं कि भाई कोई सच भी है, कोई जो भी है तरक्की कर रहा है, लेकिन भाई तारीफ इंडिया की तारीफ नहीं हमने। सर, अब मेरे बाल सफ़ेद हैं, अब मुझे चाहे कोई जितना मर्जी वहीद मुराद कहे, ठीक है, ये बात है, इंडिया सच है, वो इंडिया रियलिटी है, उसको मानना चाहिए, हकीकत है सर। उनकी कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। मुझे लास्ट में ये बता दें, पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है? पाकिस्तान के साथ कोई इस तरीके से क्यों नहीं स्टैंड करता? रशिया, चाइना की बात करते हैं, चाइना को भी जहाँ मतलब होता है वहाँ स्टैंड कर लेता है, जहाँ नहीं होता वहाँ पे वो साइड पे हो जाता है। सर, यकीन जाने, हमें इतनी खुशी होती है ना जब दुनिया में हम समझते हैं हम सेंटर ऑफ अटेंशन है, यानी कि रशिया को भी हमें ख़त्म करना है, अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, यूरोप भी चाहता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, तमाम हम ये सबको कहते हैं कि हमारे खिलाफ पूरी दुनिया, पाकिस्तान में पता नहीं। यकीन जाने कुछ भी नहीं है सर। आप खुद ठीक हो जाएं, आप परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस मामले में मैं शहबाज शरीफ के जो थाट हैं उसको एग्री करता हूँ कि आप काम करें, बाकी इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया में या दुनिया में जब देखेंगे तो इंडिया की रियलिटी है, आप उनसे भाग नहीं सकते। 650 बिलियन डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं, आप उससे कैसे भाग सकते हैं? आप देख लें, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, जो बड़े बड़े FATF का चीफ भी, जो चीफ है वो भी इंडियन ओरिजिन। सर, इंडिया के खिलाफ वहाँ पे एप्लीकेशन जा चुकी है कि इसे ना ग्रे लिस्ट में डालें, आप इसे ब्लैक लिस्ट में डालें। कोई मुल्क उस पर जिक्र नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, वो नहीं कभी चाहेगा कि इंडिया ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट हो। हाँ बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अच्छा, क्यों ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, वहां पर टेररिज्म के सबूत मिले हैं, वहां पे टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं, वहां पे टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वहां पे। आपके यहां उसामा बिन लादेन मिलता है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको साजिश के तहत एफएटीएफ में फंसाया गया है, तो ये बताइए, तो एफएटीएफ के द्वारा जो शर्तें रखेंगे उन शर्तों पर पाकिस्तान काम क्यों कर रहा है? वो बताए ना कि भाई ये तो झूठी शर्तें हैं, हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि हाफिज सईद पर जो कार्रवाई हुई, भले ही जो भी दिखाने के लिए हुई है, वो आप नहीं मानोगे। मसूद अजहर गायब हो गया है आपके यहां से, या पता नहीं कहां है, आप नहीं मानोगे कि मसूद अजहर आपके यहां है। उसके बाद आप कहोगे कि साजिश रची जाती। इंडिया में बताओ ना ऐसे इंडियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। दसियों आपके यहाँ हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। मोहम्मद इरफान मजीद। क्या करते हैं? मैं एमएस का स्टूडेंट। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि रशिया ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रशिया ने इंडिया को क्यों सपोर्ट किया? यार बेसिकली रशिया और इंडिया, आपको पता है, पुरानी उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही है। 1947 के बाद से उनके एक रिलेशन है, ठीक है। दूसरी बात, ये इकोनॉमी मैटर करती है आजकल के दौर में। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जहाँ जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऑब्वियसली वहाँ उतने ही ज़्यादा उनके रिलेशनशिप होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं, चाइना का हमारे साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुरानी दोस्ती है, तो फिर चाइना हमें क्यों नहीं इस तरह के मैटर्स में सपोर्ट करता? इवन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं हमें बुलाता। अभी इकॉनमी के हवाले से चाइना ने मीटिंग की, वहाँ पे इंडिया को इन्वाइट किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया। फिर अगर बात करें FATF की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कभी चाइना ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, क्या वजह? बात ये है कि गरीब बंदे को ना कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब इंडिया, आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर होगा पाकिस्तान में, जो कि उनका है, बट चूंकि आपको पता है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जिस वजह से आपकी इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली चाइना कभी भी एक ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी कंट्री के साथ उस तरह के रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेगा जिस तरह के वो इंडिया के साथ रखना चाहता है, जो एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो चूंकि स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, इस वजह से जो है हमें कोई उस तरह से वैल्यू नहीं करता। अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए, ये तो आपने इकॉनमी की बात की, अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि इंडिया की पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो कि अट्रैक्ट करती हैं दूसरे मुल्क के जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या जो भी सरबराहान होते हैं उनके साथ? सर, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप डिप्लोमेटिकली जो है आप कंट्रीज़ को टैकल कर सकते हैं। ऑब्वियसली उन्हें भी पता है हर एक का वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है, कोई ये नहीं होता कि यारियां दोस्तियां नहीं निभाते मुल्क, वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, तभी डिप्लोमेटिकली वो आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं। अब चूँकि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इंडिया, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, हमारी एक इंस्टेबिलिटी है, हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारी तरफ लोग कम अट्रैक्ट होते हैं। तो आप नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, कल को हमने ही पाकिस्तान को चलाना है। आप बताएं कोई कौन सी ऐसी पॉलिसी या कोई चीज़ बताएं कि यार ये चीज़ को, इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो हम भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, हमें भी वैल्यू दे दुनिया। सर, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी इकोनॉमिक या आप डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक अपना सिस्टम मौजूद है। हम कैपिटलिज्म की तरफ देखते रहे, 70s में सोशलिज्म की तरफ थोड़ा मूव टिल्ट कर गए थे, ठीक है। अब इंडिया के अंदर एक कांस्टेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं, ठीक। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा एक अपना सिस्टम है जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, लेकिन हम उस पर भी पूरा नहीं ना उतरते। मसला तो ये है, हम एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कर्ज लेते हैं, और कर्ज भी लेते हैं सूद पे, जो कि इस्लाम में हराम है। मसला ये है, आपने कर्जों की बात की है तो हमारे चैलेंज भी कर दिए जाते हैं जो अदालती फैसले होते हैं सूद के खिलाफ। ऐसे ही है। उनको इवन दैट स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, MCB और बहुत से बैंक्स हैं जो लेके चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिटिगेशन में दोबारा उस केस को। ये बात है। दूसरी बात ये है, अब हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली रिपब्लिक का इस्लामिक सिस्टम से कोई लिंक नहीं है, वो एक वेस्टर्न ग्रीस का सिस्टम है, हमारा एक अपना इस्लामिक सिस्टम है। तो फिर हमने मिक्स अचार बना दिया जिसका हमें नुकसान हो रहा है। हमें पता ही नहीं है हमने करना क्या है। हम कह लें नियो रिपब्लिक, नियो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें ये नहीं पता हमने जाना किस तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ जाना है या अपने सिस्टम की तरफ जाना है। अगर आप अपने सिस्टम को लेकर चलते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। हमारा अपने इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग
स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली हमारी तरफ इंगेज होना शुरू हो जाएंगे। आप अफगान तालिबान की एग्जांपल ले लें, अफगानिस्तान में एमिरेट आई है, उसका जो आप बजट देखते हैं, उन्होंने फॉरेन फंडिंग और लोन्स वगैरह उसका कंसीडर ही नहीं किया अपने बजट में। एक जो उनके रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर उन्होंने बजट बनाया है, जो कि ये शो करता है कि गैरत है इनमें। अफगानिस्तान की आपने बात की है, हमें ये कहा जाता है कि जी हम मुसलमान हैं या हम इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर रखेंगे, वो हिंदू हैं। अफगानिस्तान जितने बेहतर ताल्लुकात इंडिया से रख रहे हैं, आपको शायद आइडिया ही होगा। आप देखें कि उन्होंने पिछले दिनों सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि जी हम इंडिया अपने जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेन करने के लिए भेजेंगे। जबरदस्त बात क्या है, वहाँ रिलीजन नहीं देखा जाता, वहाँ ये देखा जाता है अपना वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जहाँ आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप ऑटोमेटिकली उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना शुरू कर देते हैं। और इसी चीज़ में आपका वो जो सवाल था उसका जवाब भी है कि हमारे साथ क्यों नहीं कोई इंगेज होता है, इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है, इसके साथ हमें इंगेज करना चाहिए। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और एक चीज़ मैं शायद क्लियर कर दूं, आप डेमोक्रेसी पे बात कर रहे थे, रिपब्लिक पे बात कह रहे थे कि ग्रीस और ये वो, आपको शायद पता नहीं है कि पहला रिपब्लिक जो था ना वो इंडिया में था। वैशाली गणराज्य का नाम आप लोगों ने पता नहीं हिस्ट्री में, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर भारत की हिस्ट्री पढ़ी हो, किसी ने हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हो तो वो जानता है कि वैशाली गणराज्य, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, और वो पता है कहां था, वो बिहार में था। तो उसे कहा जाता है कि शायद वो फर्स्ट रिपब्लिक, मतलब नून में फर्स्ट था रिपब्लिक। तो ये मत समझिए कि दूर ग्रीस में, आप यहीं इंडिया से ही अलग हुए हो, तो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो वैशाली गणराज्य के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो रिपब्लिक फर्स्ट जो है वो इंडिया में यहीं पर था, वैशाली गणराज्य। का नाम? नासिर हुसैन असरत। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ, MBA में। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि रशिया ने अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए। क्या रीज़न समझते हैं, इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है रशिया, वो भी इतने बड़े फॉर्म पे? राइट, देखिए इसके अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 3 चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन, मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की। दूसरी इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना आज़ाद है इंडिया की, आप जानते होंगे। और तीसरा ये है कि इंडिया आज सबसे बड़ा, जैसे कि रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का, आर्मामेंट्स का, सेम एज इट इज़ इंडिया जो है ना इनका बहुत बड़ा परचेज़र भी है। राइट, तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जिस मुल्क से आपको मफाद ज़्यादा है, आप चाहते हो कि उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाए, आपके साथ उसका रिलेशन, जो आपका फॉरेन रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो आपके साथ सही रहे। तो इस वजह से तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ अब, मैं आपको साथ साथ जानकारी दुरुस्त करता चलूं कि ये बात सही है कि इंपोर्टर है इंडिया, लेकिन अब उसने बहुत इंपोर्ट को कम किया है, और इसी का नतीजा है कि अब वो आर्म्स एक्सपोर्टर बन रहा है, डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। आपको पता है अभी लेटेस्ट डेटा जो आया है, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है हमने, और अगले 2025 में यानी कि 3 साल बाद ही 5 बिलियन यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए का ये टारगेट रखा गया है, जिसे मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि ये अचीव कर लिया जाएगा। तो हम डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं, अब वो दिन गए। आबादी का ज़्यादा होना या मार्केट का बड़ा होना ही इंडिया का कमाल है, पॉलिसीज़ इसमें मैटर नहीं करती? पॉलिसीज़ एग्जैक्टली मैटर करती हैं। जाहिर सी बात है, एक मुल्क है, आप 2 इंटरनेशनल देखिए, रशिया इज़ अ सुपर पावर, जैसे कि वो सुपर पावर है, पावर की दौड़ में। हाँ एग्जैक्टली। तो इंडिया भी तो चाहता है ना कि भाई इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप रहे। और जैसे कि मैंने आपको हथियार का कहा, सेम एज इट इज़ सबसे बड़ा, क्योंकि किसी भी कंट्री का दारो मदार इकोनॉमी होती है। राइट, और रशिया की इकोनॉमी आप जानते होंगे, ये जो हथियार वगैरह है इनकी परचेजिंग से इनकी इकोनॉमी ज़्यादातर, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर जो है ना ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सर मुझे ये बताएं, क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ कोई इस तरीके से स्टैंड क्यों नहीं करता, पाकिस्तान को कोई इस तरीके से इस तरह के फॉर्म्स पे क्यों नहीं सपोर्ट करता, या क्यों नहीं इवन FATF की बात की जाए, चाइना ने हमें क्यों नहीं अभी तक निकलवा दिया? देखिए, पाकिस्तान एक डिक्टेट होने वाली कंट्री है। पाकिस्तान दूसरे कंट्री से डिक्टेट होकर चलती है, जैसा कि आप जानते हैं। राइट, यानी हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें। अगर हम, और इन्होंने ये जो बात की है, मैं इसे एग्री करता हूँ कि जब पॉलिसीज़ हमारी खुद मुख्तार पॉलिसीज़ होंगी, जब हम खुद अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे और फिर उन पर स्टैंड करेंगे, तो ही कोई भी कंट्री होगा दुनिया का वो चाहेगा कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करे। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी सिचुएशन है कि पॉलिसीज़ कोई बनाता है और फिर उसको चलाता कोई है, और वो भी कुछ पता नहीं होता कब तक चलनी है, कब तक। एग्जैक्टली जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, एक तो आपका डेमोक्रेसी इतनी वीक हो गई, एक तो आप कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत आपकी आ गई,
एक तो आवाम का क्लैश, एक तो आपका पॉलिटिकल क्लैश, और साथ ही साथ आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आप देख लीजिएगा इन कमिंग फ्यू मंथ्स जो है ना आपकी क्राइम रेट मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। अब लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, जो गरीब तबकात हैं, जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, उनकी ज़रूरियात, उनकी नीड्स, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात वो लोग क्राइम की तरफ जाएंगे, तो क्राइम करने लग जाएंगे। इसी तरह करते करते आपका क्राइम रेशो भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट माशाल्लाह से आपको ऐसे भी ऊपर है। लास्ट में ये बता दें, आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, हमने ही कल को मुल्क को चलाना है, क्या पॉलिसी लाई जाए? हम हमेशा यही रोना रोते हैं, हुकूमत ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आखिर हमें बताएं, हम भी बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए? एग्जैक्टली देखें, सबसे पहले आप अपना ट्रेडिशनल माइंड से, स्पेशली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आप अपना चेंज करें। फॉर सपोज अगर मेरे आबा अजदाद नून को सपोर्ट करते थे, तो इट डजेंट मीन कि मैं भी नून को सपोर्ट करूँ। मुझे एक अच्छे लीडर को चूज़ करना चाहिए, सही। और एज ए यूथ जो है ना अपने इन्फ्लुएंस कंट्री के अंदर जो है ना वो एक कंक्रीट वे में जो है ना बिल्डअप करना चाहिए। वो तभी होगा जब हमें अवेयरनेस आएगी, जब हमें पता चलेगा कि यार हमारा भी एक रोल है और बहुत अहम रोल है सोसाइटी के अंदर। हमें तो ये बताया जाता है, बल्कि बताया जाता है, हम पहले तो 20-25 साल स्टडीज़ के अंदर ही घूम रहते हैं, उसके बाद ये परेशानी में रहते हैं, अब जॉब कौन सी मिलेगी। 30-40 साल के बाद जब थोड़ी सी अकल आती है तो तब पता चलता है भाई अब तो टाइम ही गुजर गया। बिल्कुल बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है भाई। तो अब हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को जो है ना सलामती ही रहे पाकिस्तान के अंदर, और अमन अमान रहे, और अल्लाह ताला इस जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कम करे। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, पाकिस्तान के अवाम की राय कैसे लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए इस हवाले से, तो मैं यही समझता हूँ कि अगर इंडिया को इतनी वैल्यू मिल रही है तो उसकी वजह उसकी बेहतर पॉलिसीज़ हैं। उसकी वजह ये है कि रशिया को उसने तब सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया के ममालिक पर पाबंदी लगाई जा रही थी कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। उस टाइम पर खाम आयल इंडिया ने ख़रीदा, ना सिर्फ खाम आयल ख़रीदा बल्कि बाकी मामलात में भी ट्रेड की, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतर पॉलिसी थी। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गई। और देखिए, भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है, वो दशकों पुरानी दोस्ती है। और रूस भी भारत के तब काम आया है जब कोई भारत के साथ नहीं था। तो इसलिए भारत कभी इन चीज़ों को नहीं भूलता और वो रिलेशन मेंटेन करना जानता है। और यही वजह है कि अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी, यूरोप के लाख दबाव के बाद भी इंडिया झुका नहीं। अच्छा, इंडिया से पहले मैं तो कहूंगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, और उसको तोड़ने के लिए भी अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, अभी भी डालता है, लेकिन ईरान से हमने संबंध तोड़े नहीं। ईरान के खिलाफ तब से सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन तब भी हमने ईरान का साथ नहीं छोड़ा। हम ईरान के साथ काम कर रहे हैं, हम वहां से भी तेल खरीदते हैं। तो आप इस बात को समझिए, भारत अपनी क्षमताएं जानता है और अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है, चाहे हालात कैसे भी हों, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन तब भी वो भारत साथ नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ते साथ। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और शुरू से इंडिपेंडेंट रही है, और हम जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, उस हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम दादागिरी नहीं करते, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। जहां पर हमें लगता है कि सामने वाला हमें पकड़ने की, हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाता है, डिप्लोमेटिकली। और पाकिस्तान में इस चीज की बहुत बड़ी कमी है। पाकिस्तान की न पॉलिसीज हैं, न विजन है। वहां के नेता आपस में लड़ते मरते नहीं, ऐसा नहीं कि नेता हमारे यहाँ आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ मिलकर अपने देश के लिए काम करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।